जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, स्वच्छ दूध उत्पादन। हम गाय से स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे कर सकते हैं इस बारे में आज हमको समझना रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम समझ लें कि वास्तव में क्लीन मिल्क क्या होता है, ठीक है ना। वैसे जो है वो दूध जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्योर मिल्क, एक होता है क्लीन मिल्क और एक होता है सेफ मिल्क। इसको बोलते हैं शुद्ध दूध, ये होता है स्वच्छ दूध और ये होता है सुरक्षित दूध, ठीक है। प्योर मिल्क का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी टाइप से कोई अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, प्योर मिल्क होगा। जिसमें देखो किसी भी टाइप का कोई सेडामेंट या गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी भी दो टाइप की होती है, एक विजुअल और एक अनविजुअल, एक दिखाई देने वाली और एक बिना दिखाई देने वाली। तो जिसमें विजुअलिटी, ऐसी गंदगी या ऐसे सेडिमेंट्स जो विजिबल नहीं हो, ऐसे दूध को हम क्या कहेंगे, स्वच्छ दूध कहेंगे। जैसे मान लो कि किसी दूध के अंदर जो है वो पशुओं के बाल गिर गए हैं और आपने उसको छलनी से छान लिया है, तो वो दूध कैसा हो गया, स्वच्छ क्लीन हो गया है। अरे हो गया ना, तो यह होगा क्लीन मिल्क। और एक होता है सेफ मिल्क। सेफ मिल्क का मतलब होता है सुरक्षित, और ये किसके लिए सुरक्षित होना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए। जो इसको कंज्यूम कर रहा है, जो इसका उपयोग कर रहा है, उसके लिए सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा दूध जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया कम से कम हो, और यदि हम उसका उपयोग करें तो वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ होना चाहिए। ऐसे दूध को हम क्या कहेंगे, सुरक्षित या सेफ मिल्क। अरे क्या समझ में आया क्या, ठीक है ना। अब दूसरी बात, क्या क्लीन मिल्क सेफ मिल्क हो सकता है? नहीं। क्लीन मिल्क एवरी टाइम सेफ हो, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन क्या सेफ मिल्क एवरी टाइम क्लीन होगा कि नहीं? yes. ये दो चीजें याद रखना कि क्लीन मिल्क एवरी टाइम सेफ होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेफ मिल्क ये पॉसिबल होता है कि वो क्लीन होगा। अरे क्या समझ में आया? अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि किसी दूध के अंदर गोबर गिरा हो और उसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि गोबर गिरा हो, आपने उसको निकाल के फेंक दिया, तो वो दिखने में तो क्लीन दिख रहा है, लेकिन क्या वो सेफ है? नहीं। अरे क्या समझ में आया? ठीक है। तो ये क्लीन मिल्क जो होता है, ये किसी भी डेयरी फार्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिल्क होता है, क्योंकि अगर स्वच्छ दूध उत्पादन होगा तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी और लोगों की हेल्थ के हिसाब से भी वो अच्छा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में 10 लीटर दूध है, लेकिन वो बिल्कुल साफ स्वच्छ है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में 100 लीटर दूध है, लेकिन उसमें मक्खियाँ गिरी हैं, बाल गिरे हैं, गोबर गिरे हुए हैं, और आप बाजार में दोनों को बेचने जा रहे हो, बताओ कौन सा दूध बिकेगा? जो क्लीन मिल्क है वो ज़्यादा, जो 10 लीटर वाला है वो जल्दी बिकेगा। ज़्यादा कीमत किसकी आएगी, वो उसी दूध की आएगी, और इसको कोई लेना पसंद करेगा क्या? नहीं ले। तो इसलिए जो है वो डेयरी फार्मों पर क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, हम जब दूध को कई सारे टेस्ट करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए वो किस प्रकार से सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए जो है वो हमने दो प्रकार की गंदगियां इसमें होती है। एक होता है विजुअल और एक होता है अनविजुअल या नॉन। जैसे एनिमल्स हेयर क्या होंगे, विजुअल डर्टी होगी। अरे विजुअल डर्टी होगी कि नहीं? और जैसे पार्टिकल ऑफ डंग क्या होगा, विजुअल। पार्टिकल ऑफ यूरिन क्या होगा, विजुअल है। कई टाइप के जो है वो इंसेक्ट फ्लाइज क्या होंगी, मस्किटस क्या होंगे, लेकिन बैक्टीरिया, वायरस, वो क्या होंगे, वो इनविजिबल। अरे क्या ये दोनों प्रकार की गंदगियां समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। इसमें जो इनविजिबल जो डर्टी होती है
ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके हिसाब से जो है वो मिल्क की एक कैटेगरी बनाई गई। मिल्क की क्या बनाई गई है? एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी को अपने को याद रखना है, ठीक है। अगर जो है लेस देन 2 लाख बैक्टीरिया अगर किसी दूध में है तो ये दूध क्या होगा? सबसे अच्छा, मतलब वेरी गुड या एक्सीलेंट मान सकते हैं उसको। यदि 2 से 10 लाख बैक्टीरिया है तो क्या होगा? गुड। क्या होगा? उसको अपन कहेंगे गुड या अच्छा दूध कहेंगे। और यदि 10 से 50 लाख हुए तो इसको क्या बोलेंगे? फेयर। क्या कहेंगे? और यदि मोर देन 50 लैक्स है तो क्या होगा? ये पुअर, खराब, या इसको हम बेड कहेंगे। क्या कहेंगे? ये कैटेगरी आपको याद है, ये कैटेगरी आपको याद करनी है। क्या याद हो जाएगी? ठीक है ना। इसको आप एक्सीलेंट, ठीक है। ये 2 से 10 लाख ये हो गया गुड। ये 10 से 50 लाख ये हो गया फेयर। और मोर देन 50 लैक्स ये क्या होगा? बैड। ऐसे दूध का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। क्या समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? ये तीनों प्रकार के दूध क्लियर हो गए, ये कैटेगरी क्लियर हो गई। पर डर्टीज मिल्क के अंदर कितने टाइप की होती है समझ में आ गई? कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, एक विजुअल और एक इनविजुअल। क्या समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, अगली आप हेडिंग डालें प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, स्वच्छ दूध के सिद्धांत या स्वच्छ दूध उत्पादन के सिद्धांत। अगर आपको पशुओं से स्वच्छ दूध उत्पादन करना है तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। तो सबसे पहली जो बात होती है वो होता है एनिमल एंड मिल्कर ऑफ हेल्थ। एक तो पशु का और दूध निकालने वाले का स्वास्थ्य, हेल्थ, ये बहुत मायने रखती है स्वच्छ दूध उत्पादन की। अच्छा ये बताओ कि यदि कोई बीमार पशु होगा तो क्या उससे हम क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि यदि किसी गाय को टीबी है, कौन सी बीमारी है? और आपको पता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस जो स्ट्रेप्टोकोकस अपना ये है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम उसका? ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये बैक्टीरिया ऐसा होता है कि ये पास्चुराइजेशन के तापमान पर भी नहीं मरता है। इसलिए कभी भी बीमार पशु से दूध दोहन नहीं करना चाहिए। और यदि दूध दोहन कर लिया है तो उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा होता है मिल्कर, दूध निकालने वाला ग्वाला। अच्छा ये बताओ यदि बीमार ग्वाला है तो क्या वो अच्छे से दूध निकाल पाएगा? बताओ, ग्वाला दूध निकाल रहा है, खांसी आ रही है, नाक टपका रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, ठीक है ना। तो बताओ क्या ऐसा व्यक्ति जो है वो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कर पाएगा क्या? अरे कर पाएगा क्या? तो ये सबसे प्रमुख सिद्धांत होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो होता है क्लीनिंग ऑफ जो है वो केटल शेड एंड एनिमल, पशु और पशुशाला की साफ सफाई, ये दूसरा सिद्धांत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ये बताओ, पशु की अगर आप साफ सफाई नहीं करेंगे, जैसे मान लो कि पशुओं के शरीर पर जो है वो गोबर लगा हुआ है, और यदि ऐसे पशु से हम दूध निकालेंगे तो क्या होगा? गोबर के छींटे किसमें आएंगे? बाल्टी में आएंगे, दूध में आएंगे। यदि पशु के शरीर पर जो बाल है, अगर बालों के अंदर कोई चारा लगा हुआ है, कचरा लगा हुआ है, तो बताओ क्या होगा? गंदगी होगी कि नहीं? कि हम क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कर पाएंगे?
दूसरा पशुशाला की बनावट, मतलब स्ट्रक्चर आप जो है वो केटल से, और उसकी क्लीनिंग। पशुशाला कैसी बनानी चाहिए? आपको पता है कि पशुशाला हमेशा रेक्टेंगल चाहिए। पहली बात तो उसका शेप कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगल। और ये हमेशा जो है वो कैसा, उत्तर से पश्चिम दिशा में ओपन होना चाहिए इसके गेट। उत्तर मतलब नॉर्थ। ध्यान रखें, कभी भी जो है वो ईस्ट में जो है इसके दरवाजे जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए। जिधर से हवा इंटर करती हो ना, ऐसी जगह पर जो है इसके दरवाजे या इसके डोर जो है ओपन नहीं होना। क्यों नहीं होना चाहिए? पता चला कि आपने बाहर जो है वो चारा डाला हुआ है, हवा का एक झोंका आया तो सीधा चारा उड़ के किसमें आ गया? और किसमें आया? पशुशाला में आया। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? हम दूध निकाल रहे हैं तो दूध की बाल्टी में आ रहा है, तो क्या क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होगा क्या? अरे होगा क्या? नहीं। तो हमको पशुशाला की बनावट का भी ध्यान रखना है और पशुशाला की सफाई का भी ध्यान रखना है। पशुशाला की जो सफाई है, जो क्लीनिंग है, वो पर डे होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पर डे होनी चाहिए। दूसरा, उसकी जो यूरिनरी कैनाल होती है या गटर होती है, उसकी क्लीनिंग भी पर डे होना चाहिए। उसका स्टरलाइजेशन जो है वो पर वीक होना चाहिए। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। पशुशाला की सफाई पर डे, वॉल की सफाई हर 6 महीने में, नहीं हर महीने, हर महीने, लेकिन कलरिंग या जो है पेंटिंग करवाने में 6 महीने में। जो यूरिनरी कैनाल होती है, जिसको अपन गटर बोलते हैं, जिसको नाली बोलते हैं, तो नाली की सफाई पर डे होना चाहिए। कब होना चाहिए? लेकिन उसका स्टरलाइजेशन पर वीक होना चाहिए, प्रति सप्ताह होना चाहिए। तब जाके जो है वहाँ पर बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे, न तो पशु बीमार होंगे, और वहाँ पर हम क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अगला प्रिंसिपल कौन सा होता है? अगला प्रिंसिपल कौन सा है? ये तो हो गया। कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर। जो दूध निकालने की बाल्टी होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। दूध निकालने की जो बाल्टी होती है ना, वो बहुत मायने होती है। दूध निकालने की बाल्टी जो है वो हमेशा नैरो हेड वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नैरो हेड। इसको बोलते हैं डोम हेड। क्या बोलते हैं इसको? डोम हेड बाल्टी, जिसका ऊपर का मुंह सकरा हो और नीचे का मुंह चौड़ा। इसको बोलते हैं मेहराबदार बाल्टी। मेहराबदार बाल्टी, क्या कहते हैं इसको? मेहराबदार बाल्टी। इसको डोम हेड बाल्टी, क्या बोलते हैं इसको? डोम हेड, जिसका मुंह सकरा हो और नीचे वाला पोर्शन चौड़ा होना। क्यों? क्योंकि सकरा मुंह होगा तो दूध निकालते समय नंबर ऑफ बैक्टीरिया इसमें कम जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, चौड़े वाले में ज्यादा जाएंगे और चौड़े वाले में ज्यादा जाएंगे। और ये ऐसा बर्तन कोई आज से नहीं, ये कृष्ण भगवान के जमाने से चला आ रहा है। अगर आपने कोई पुराना सीरियल देखा होगा, कृष्ण लीला देखा हो, तो जो गोपियां होती है वो कोई बाल्टी लेके चौड़े मुंह से नहीं जाती है, वो तो मटकी लेके जाती है। क्या लेके जाती है? क्यों? क्योंकि मटकी का मुंह कैसा होता है? सकरा। तो सकरे मुंह में जब दूध निकालेंगे तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम जाएंगे। इस बात का ध्यान रखा जाता है। ऐसी बाल्टी को हम क्या बोलते हैं? डोम हेड बाल्टी। क्या कहते हैं? क्या ये सारे प्रिंसिपल क्लियर हो गए आपको? अरे सारे सिद्धांत समझ में आ गए कि नहीं है? आ गए? ठीक है। अगला टॉपिक हेडिंग डाले। Factor affecting of milk quantity and quality, क्वांटिटी और क्वालिटी, दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, दूध की मात्रा एवं गुणों को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक या फैक्टर होते हैं
जो दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी को इफेक्ट करते हैं। बताओ, सबसे पहला क्या होगा? ब्रीड, नस्ल। सबसे पहला क्या होगा? ब्रीड, नस्ल। इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। इसीलिए साहिवाल का गाय का दूध उत्पादन अलग होता है, सिंधी का अलग होता है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन का अलग होता है। अरे होता है कि नहीं? तो अलग अलग नस्लों का प्रोडक्शन भी अलग अलग होता है। इसलिए ब्रीड जो होती है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इफेक्ट करती है। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा होता है एज, उम्र। बताओ, उम्र इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। आपको पता है कि जब कम उम्र होगी तो गाय भी कम उत्पादन देती है, बीच में ज्यादा देती है और आखिरी में कम, फिर और उत्पादन कम हो जाता है, फैट परसेंट बढ़ जाता है। एक में फैट परसेंट कम होता है, एक में फैट परसेंट ज्यादा होता है। तो एज भी निर्भर करती है। कहा जाता है कि 6 साल के बाद में दूध उत्पादन बढ़ता है। कितने साल के बाद? 6 साल। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि थर्ड लैक्टेशन से, कौन से लैक्टेशन? थर्ड लैक्टेशन के बाद में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। अरे क्या समझ में आया? और ये 5 लैक्टेशन, 3, 4 और 5, ये 5 लैक्टेशन तक प्रोडक्शन खूब होता है। फिर 6वें लैक्टेशन से प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। और यदि एज की बात करें तो 10 साल के बाद में उत्पादन गिर जाता है, लेकिन दूध के अंदर फैट परसेंट बढ़ जाता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये लैक्टेशन स्टेज की बात करी। अब अपन हम बात करेंगे मिल्किंग इंटरवल की। अगला फैक्टर क्या होगा? मिल्किंग इंटरवल। आपको दूध कैसे निकालना है, कब निकालना है, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि दूध की मात्रा और दूध के गुण प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। अरे क्या समझ में आया? ठीक है, जैसे आपको हर 12 घंटे में दूध निकालना चाहिए। 12 से 12, 24 घंटे में कितनी बार? 2 बार। लेकिन कोई जो ज्यादा दूध देने वाला पशु है तो आपको 8 घंटे का इंटरवल रखना चाहिए। अरे क्या समझ में आया? लेकिन अगर हम इंटरवल की बात करें, यदि हम इंटरवल की बात करें कि मिल्किंग इंटरवल में प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो है होता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे गाय से जो 7 मिनट का दूध निकलता है ना, उसका कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। मैंने आपको कल ही बताया था, 4 मिल्क, मिडिल मिल्क और स्ट्रीप मिल्क। समझ रहे हो ना? यहाँ तक कि अगर मिल्किंग इंटरवल की बात करें तो जो मॉर्निंग का जो मिल्क होगा उसका कंपोजिशन अलग होगा और इवनिंग का अलग होगा। इवनिंग का भी अलग होता है ना। जो सुबह का दूध होता है, ठीक है ना, सुबह के दूध की मात्रा ज्यादा होगी और शाम के दूध की मात्रा कम होगी। इसकी क्वांटिटी कम होती है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। जब क्वांटिटी बढ़ती है तब फैट परसेंट कम होता है, जब क्वांटिटी कम होती है फैट परसेंट बढ़ता है। क्या समझ में आ गया? अरे क्या क्लियर हो गया? गाय कब ज्यादा दूध देती है? इधर सुबह क्यों देती है? क्वांटिटी बढ़ जाती है, सुबह क्यों रेस्ट कर लेती है? रात में वो रेस्ट कर लेती है, वो जो है वो रेस्ट कर लेती है, इसलिए ज्यादा दूध देती है। दिन भर हम उसको जो है ना घुमाते फिराते रहते हैं, चराते रहते हैं, तो वो थक जाती है और थकने के कारण उसका दूध उत्पादन शाम के समय कम हो जाता है। लेकिन सुबह का दूध गाय जो है वो ज्यादा देती है। क्या समझ में आया? पर अगला जो फैक्टर होता है वो हीट पीरियड। कौन सा? हीट पीरियड। जब गाय मध्यकाल में आती है तो 12 से 24 घंटे के लिए उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। लेकिन किसान ये मानता है कि जैसे गाय हीट पीरियड आती है तो गाय को शाम से नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो गाय का दूध उत्पादन कम हो जाता है। ये हमेशा के लिए नहीं कम होता है। कितने घंटे के लिए? 12 से 24 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? केवल 12 से 24 घंटे के लिए ही गाय का प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है ना? फिर एक होता है गाय का जो है वो पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी। पर्सनालिटी और इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तित्व का मतलब होता है कि सेल्फ कैरेक्टर।
और सेल्फ कैरेक्टर जो है वो पीडिग्री से आते हैं। कहाँ से आते हैं? वंशावली होते हैं, वो जनरेशन से आते हैं, वो आनुवांशिक गुण होते हैं। देखिए हर पशु में अपने माता पिता के गुण पाए जाते हैं, तो वही उसकी क्या होती है? इंडिविजुअल होती है। इसलिए जो है अगर जैसे मान लो दो साहिवाल गाय हैं, कौन सी गाय है? साहिवाल। ये एक साहिवाल गाय और ये दूसरी साहिवाल। बताओ ये दोनों गायें क्या हमेशा एक जैसा दूध दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। हो सकता है कभी कभार समान दूध भी दे, लेकिन ये हमेशा नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि हो सकता है इसके माता पिता अलग हो और इसके माता पिता अलग हो। तो ये इंडिविजुअल जो कैरेक्टर होते हैं, जो पर्सनालिटी होती है, वो भी जो है वो भी मायने रखती है कि पशुओं से दूध उत्पादन कैसा होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी और उसकी क्वांटिटी क्या होगी। एक होता है मौसम, अगला क्या है? सीजन। सीजन गर्मी के दिनों में दूध उत्पादन कम हो जाता है लेकिन फैट परसेंट बढ़ जाता है। क्या समझ में आया? गर्मी के दिनों में दूध उत्पादन कम हो जाता है लेकिन फैट परसेंट बढ़ जाता है। और बसंत ऋतु में, बारिश के ऋतु में दूध उत्पादन बढ़ जाता है पर फैट परसेंट कम हो जाता है। तो बताओ ये सीजन मायने रख रहा है कि नहीं? अरे रख रहा है कि नहीं? मनुष्य का स्वभाव मायने रख रहा है कि नहीं? मिल्किंग इंटरवल रख रहा है कि नहीं? लैक्टेशन इंटरवल रख रहा है कि नहीं रख रहा है? लैक्टेशन इंटरवल मैंने बता दिया, फिर भी एक बार को बता देता हूँ कि पहला और दूसरा बयान, पहला और दूसरा बयान, ये दो बयान में प्रोडक्शन कम होगा। तीसरे बयान से दूध उत्पादन बढ़ना शुरू होगा तो चौथे और पांचवें तक प्रोडक्शन फुल होगा। अगर हम लैक्टेशन स्टेज की भी बात करें, इसकी बात, हाँ, गाय कितने दिन दूध देती है? 300 दिन। तो बछड़ा पैदा होने के बाद में पहले महीने और दूसरे महीने में दूध उत्पादन कम होगा। सर ISP तो 5 दे सकती है। हाँ, पहले महीने में और दूसरे महीने में दूध उत्पादन क्या होगा? कम होगा। और तीसरे महीने में और चौथे महीने में खूब दूध उत्पादन। इसलिए गाय के लैक्टेशन पीरियड का जो तीसरा और चौथा महीना होता है, इसको क्या बोलते हैं? पीक पीरियड। क्या कहते हैं इसको? पीक पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में गाय जो है वो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है। क्या समझ में आ गया? क्या क्लियर हो गया? तो ये इतने सारे फैक्टर होते हैं मेरे भाई जो दूध की क्वांटिटी को और क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सारे पशु एक जैसा दूध लगातार लंबे समय तक देते रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक होता है राशन। अगला फैक्टर कौन सा? राशन। आहार, आप कैसा आहार दे रहे हैं? अगर आप केवल सूखा ही चारा दे रहे हैं, अगर केवल आप रफेज ही दे रहे हैं तो प्रोडक्शन, लेकिन आप रफेज के साथ में ग्रीन पाउडर दे रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर आप रफेज और ग्रीन पाउडर के साथ में जो है वो कंसंट्रेट दे रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अरे क्या समझ में आया? ठीक है। जैसे ही आप जो है वो कॉटन सीड के बिनोले की खली जैसे ही आप पशु को देते हैं तो फैट परसेंट इंक्रीज हो जाता है। हाँ, कॉटन सीड के जिसको बोलते हैं बिनोले की खली, क्योंकि उसमें कैप्रिक और कैप्रिलिक फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और इसी को खिलाने के कारण जो है वो पशुओं का दूध में जो फैट होती है वो दानेदार हो जाती है और दानेदार भी करता है। अरे क्या समझ में आया? तो इतने सारे फैक्टर जो होते हैं वो दूध की क्वालिटी को और क्वांटिटी को इफेक्ट करते हैं। आज के लिए इतना। जय हिंद।